Hello everyone, welcome to IN class. You can say in class. My name is Rahul Soni and this is our first YouTube channel. And अगर हम अपने चैनल की बात करें तो पहली बार वीडियोस बनाने शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी हेजिटेशन होगी तो हमें बेयर करना, थोड़ी बहुत गलती होगी तो बिल्कुल माफ़ी, अभी पहले ही माफ़ी मांग रहे हैं। एंड हमने चैनल शुरू किया है और इस चैनल पे हम कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम पे वीडियोस नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रीम्स की वीडियो मिलेंगी बट ओवर द टाइम ऐड ऑन होती जाएंगी। पहले तो हम कॉमर्स से शुरू कर रहे हैं और वीकली आपको कम्पिटिटिव की क्लास मिलेगी एक, जिसमें आप स्पीड, मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट वगैरह के बारे में पढ़ोगे। बाकी रेगुलरली पहले तो आपको कॉमर्स की क्लासेस मिलेंगी। जैसा आप रिस्पॉन्स करोगे वैसे वैसे हम सब्जेक्ट ऐड कर देंगे। सही है ना? हाँ, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट। बहुत बार पढ़ चुके हो, हज़ारों बार पढ़ चुके हो, ऑलरेडी एंड ऑफ द सेशन है तो पढ़ भी चुके होगे आप सब। तो मैं क्या इसमें नया करवाऊँगा? मैं कुछ नया नहीं करवाऊँगा बट थोड़ा डेप्थ में चला जाऊँगा। वो डेप्थ पढ़ते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है, कहाँ से आया। जब बात करें तो इसका नाम अकाउंट्स क्यों रखा गया? अब देखो ना, अकाउंट्स का नाम एसएसटी क्यों नहीं रखा, अकाउंट्स का नाम फिजिक्स क्यों नहीं रखा, बिजनेस क्यों नहीं रखा, अकाउंट्स का नाम अकाउंट क्यों रखा? पहले तो ये सोच के क्वेश्चन आना चाहिए ना। चैप्टर तो शुरू हो जाएगा पर सबसे पहले ये तो बताओ इसका नाम अकाउंट्स क्यों रखा गया, है ना? ये आप लोग को पता नहीं होगा तो पहले तो मेरे को यही बताओ कि वाई 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 नहीं पता ना। चलो आज डिस्कस करते हैं। तो पहले अकाउंट्स के नाम का डिस्कस करते हैं। तो अकाउंट्स, अगर हम अकाउंट्स को ध्यान से पढ़ें तो अकाउंट्स दो वर्ड्स को कंसिस्ट करके बना है, वन इज दिस एंड वन इज दिस। अब ACC इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चे ACC लिख देते हैं और सबको याद आ गया होगा, मेरे को बार बार याद करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सबको पता है, दैट इज़ अकॉर्डिंग। और काउंट का मतलब क्या होता है? सबको 1 2 3 4, है ना? तो काउंट की खासियत क्या है? क्या काउंट को आप 1 3 4 2 ऐसे पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि काउंटिंग हमेशा किस में रहती है? एक सिस्टम में रहती है। किस में रहती है? एक सीक्वेंस में रहती है। ये अपना सिस्टम और सीक्वेंस कभी भी नहीं तोड़ती। तो काउंट्स क्या हो गया? अकाउंट्स मीन अकॉर्डिंग टू काउंट, मीन्स अकॉर्डिंग टू system, means according to sequence. Whenever we record the financial transaction in a systematic way or in a sequence, that is known as accounts. जो आप घर पे रोज देसी हिसाब करते हो ना, मम्मी ने पैसे दिए, मम्मा ये लो, ये 100 रुपया दिया था, ये सब्जी आ गई, ये 40 बच के रख लो। जब इसी हिसाब को आप सिस्टमेटिक ढंग से करोगे, एक सीक्वेंस में करोगे, डेट टाइम के अकॉर्डिंगली करोगे, तो वही आपका देसी हिसाब क्या बन जाएगा? अकाउंट्स। समझ आया? इसका नाम अकाउंट्स क्यों रखा गया? ऐसे सब मुंह उठा के नहीं रख दिया था, सोच समझ के रखा था। चलो आगे चलते हैं। अब आगे मीनिंग की बात करते हैं। तो जब हमें अकाउंट्स का मतलब समझ आ गया कि अकाउंट्स हमेशा किस में रहता है? अपने सिस्टम में रहता है। ये अपना सिस्टम नहीं तोड़ता, सीक्वेंस नहीं तोड़ता। बट जब हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन या मीनिंग को पढ़ा था तो हर मैक्सिमम टीचर्स आपको कहती है, बच्चा दिस इज अ डेफिनेशन, यू हैव टू लर्न इट एज इट इज, जैसी कि तैसी। और सब बच्चे इसको क्रैम करते हैं पर किसी ने ये नहीं पूछा मैम ये ऐसे ही क्यों पढ़ना है? यार जिसने लिखी थी उसने भांग खा के लिखी थी, है? उसको मज़ा आ रहा था, लिख लेता हूँ जैसे मर्जी, सोच के लिखी होगी ना कुछ। तो सोचो ना उसने क्या सोचा था। अब रट्टा मारते जाओगे आपका कुछ नहीं बनने वाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इसीलिए मैंने नाम का मतलब बताया, सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज दैट व्हेनेवर, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपके घर पापा अर्निंग है, उन्होंने अपनी वाइफ को, आपकी मॉम को कुछ पॉकेट मनी दी घर खर्चा करने के लिए। ठीक है, पॉकेट मनी समझ लो, जहाँ हाउस एक्सपेंसेस समझ लो, वो दिए। और जो हम हैं
हम, वी। तो हम लोगों ने मम्मा को कहा कि मम्मा मेरी पॉकेट मनी कहाँ है, हमें को पॉकेट मनी चाहिए। ठीक है, तो मम्मा ने हमें पॉकेट मनी तो दी, पर साथ में क्या लगा दी, एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई कि बेटा मेरे को महीने के बाद इसका हिसाब चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, आप पैसे दो, पैसे मिलने से मतलब है, हिसाब हम दे लेंगे। पर जब मेरे को पैसे मिल गए तो टेंशन तो पड़ गई ना, महीने बाद हिसाब तो देना पड़ेगा। तो मैं महीने में 1000 जगह पैसे खर्चूंगा, क्या आपको याद रहेगा कौन से पैसे कहाँ खर्चे थे, बताओ? नहीं रहेगा ना। तो क्या करोगे बताओ, उस चीज़ को याद रखने के लिए क्या करोगे? लिखोगे ना कहीं लिखोगे। तो लिखने को क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग। लिखोगे, फिर आप ये हिसाब अगर सीधा ऐसे मम्मी के पास लेके जाओगे, सीधा इतना बड़ा लिखा हुआ, तो मम्मी मारेगी कि भाई इसको तरीके से बना के लगा, साफ सुथरा कर, मेरे को समझ तो आए कुछ। हाँ सही है। तो आप क्या करोगे, उसको तरीके से बनाने के लिए क्या कर सकते हो, उसके ग्रुप बना सकते हो। हाँ, आप स्टेशनरी का एक ग्रुप बना दो, कन्वीनियंस का एक ग्रुप बना दो, तो एक एक ग्रुप बना देना, जिससे आप सेग्रीगेशन हो जाएगी। और इंग्लिश में उस ग्रुपिज्म को क्या कह देते हैं हम? सॉरी, इंग्लिश में उसको हम कह देते हैं क्लासीफाइंग। हाँ, अब अगर ग्रुप बन गए हैं तो उनका वन वर्ड आंसर भी आ जाएगा, स्टेशनरी पे टोटल कितना खर्चा हुआ, उस पर कितना हुआ। तो जब वन वर्ड आंसर आ गया तो वो ही क्लासीफाइंग हम उसने किस में कन्वर्ट कर दी, समरी में, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। अब मैं समरी बना के फ़ायदा नुकसान निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस बनू के मम्मी के पास ले गया। अब मम्मा ने मेरे से जो कंडीशन रखी थी उसके पीछे का रीज़न क्या था, मेरे को ये बताओ। क्यों कहा था कि मेरे को हिसाब चाहिए? क्योंकि मम्मा को देखना था ना कहाँ कहाँ पैसे खर्चता है ना। तो इंग्लिश में देखने को क्या कहते हैं? एनालिसिस। और देख के क्या करना था? एक रिजल्ट बनाना था कि मेरा बच्चा सही जगह पैसे खर्च रहा है, गलत जगह खर्च रहा है, मतलब उनको वहाँ से एक आइडिया लगाना था कहाँ। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबको पता है? इंटरप्रिटेशन। उनको इंटरप्रेट करना था कि हाँ सही है कि गलत है। ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ, हमें पैसे कहाँ से मिले थे? हमें पैसे मिले थे मम्मा से, और मम्मा को किससे मिले थे? पापा से। अब आपका रिजल्ट किसके पास जाएगा, ये इंटरप्रिटेशन किसके पास जाएगी भाई? पापा के पास जाएगी ना। हाँ, पापा के पास। कौन बताएगा? मम्मी। और बताने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब मेरे को बताओ, इसमें से एक भी स्टेप आगे पीछे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि बिना रिकॉर्डिंग के क्लासीफाई नहीं होगा, उसके बिना समरी नहीं बनेगी, बिना समरी के आप एनालिसिस नहीं कर सकते, ना इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, ना आप आगे कम्युनिकेट कर पाओगे। तो अकाउंट क्या होगा? अकाउंट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। क्या कम्युनिकेट करते हैं हम? सारा बता देते हैं? नहीं, कम्युनिकेट क्या करते हैं, सिर्फ कम्युनिकेट क्या किया जाता है? रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, तो कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू द यूजर। समझ आया? रट्टा मारने की हर जगह ज़रूरत नहीं होती, रट्टा मारने की हर जगह ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ का मतलब है, यू कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम मी, मैं आपको हर चीज़ का आंसर दूंगा। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, पूछो तो सही। बच्चे पूछते ही नहीं हैं, बच्चे लगे हैं अपनी मर्जी में कि हाँ जी मज़ा आ रहा है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, पर कोई पूछो तो सही। हाँ, कोई पूछो तो सही। अब आपको मीनिंग समझ आ गया, तो अकाउंटिंग प्रोसेस भी तो सेम ही हुआ। यही तो प्रोसेस है, पहले रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई करना, फिर समराइज करना, फिर एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, एंड उसके बाद कम्युनिकेट करना। और यही आपके चैप्टर के नाम है। रिकॉर्डिंग इज नोन एज जर्नल।
Recording is known as journal, classifying is known as ledger, summarizing is known as ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ये तो उसके बाद की जाती है। +1 वाले जो पढ़ रहे हैं, ये आपको +2 में जब चैप्टर आएंगे, रेशियोज, कैश फ्लो, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग दैट द फाइनल डिसीजन, फाइनल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सही समझ आया? तो आज से रट्टा मारना बंद करो, पूछना शुरू करो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। आगे है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अकाउंट्स एक सिस्टम में रहता है तो इसकी कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, ठीक है ना? क्वालिटी सबसे पहली क्या है? रिलायबिलिटी। हम अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि अकाउंट बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से बनता है, ये हमारी मर्जी से नहीं बनता, मुंह उठाया ऐसे लिख दिया, मुंह उठाया ऐसे लिख दिया, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं, प्रॉपर सिस्टम से बनता है। तो जो इससे डाटा निकलेगा, जो इससे इन्फॉर्मेशन निकलेगी, उस इन्फॉर्मेशन पे आप टोटली क्या कर सकते हो? रिलाई कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते दिस इज़ नॉट ट्रू, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही किसी ना किसी एविडेंस के ऊपर होती है। सही। सेकंड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है? ये एक करेक्टर होना चाहिए अकाउंट्स का। अगर अकाउंट्स का ये करेक्टर नहीं बनता तो वो अकाउंट्स का कोई काम ही नहीं है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब अकाउंट्स इस वे से बनना चाहिए दैट ईच एंड एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। क्योंकि देखो, बिजनेस की बात कर रहे हैं तो कंपनीज के जो अकाउंट्स हैं, अगर वो कंपनी बिल्कुल ही टिपिकल लैंग्वेज में बनाएगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो आम नॉर्मल शेयर होल्डर हैं, उनको तो आपकी बैलेंस शीट ही नहीं समझ आएगी, तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से डरेंगे, और कोई भी कंपनी वाला अपने इन्वेस्टर्स को भगाना नहीं चाहता। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ये भी इसका एक करेक्टर होना चाहिए, और जो होता भी है। थर्ड, कंपेरेबिलिटी, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस ढंग से बननी चाहिए कि उसको ईजिली कंपेयर किया जा सके, मतलब बार बार मेथड चेंज नहीं करने। देखो फॉर एग्जांपल, आप कई बच्चों को परसेंटेज में मार्क्स मिलते हैं, कईयों को ग्रेड्स मिलते हैं। अब मान लो 5th क्लास में आपको ग्रेड्स में मिले थे, 6th में आपको परसेंटेज में मिले थे, आप लोग अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं कंपेयर कर पाओगे कि मैंने अच्छा किया का बुरा, क्योंकि ग्रेड का सिस्टम अलग है, परसेंटेज का सिस्टम अलग है, ठीक है ना? तो बट अगर दोनों साल परसेंटेज से दिया जाता तो हाँ पता लगता, हाँ भाई मेरे लास्ट ईयर 70% थे, इस साल 80 आए हैं, तो दैट मीन मैंने 10% इम्प्रूव किया है। तो आपको भी तो पता लगेगा कि यू आर गोइंग अहेड और बैकवर्ड, कहाँ पे चल रहे हो आप लोग, सही है ना? तो अकाउंट्स में भी सेम है, जो डाटा है, ठीक है ना, जो डाटा है वो इस तरीके से बनाना और कंसिस्टेंट वे से बनाना है ताकि उसको कंपेरेबल बनाया जा सके, ठीक है? फिर वेरीफाइबिलिटी, अभी सबसे ऊपर ही मैंने बात की रिलायबिलिटी पे की। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किसके ऊपर होती है? किसी ना किसी एविडेंस के ऊपर। बिना एविडेंस या वेरीफाइबिलिटी के हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, सही? सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अकाउंट। हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना ईजी है, कंपेरेबिलिटी बहुत ईजी है, एंड लास्ट हर एक चीज़ वेरीफाइबल एविडेंस से लिखी जाती है। आप पढ़ सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर फिर भी इशू आएगा तो डू लेट मी नो। अब बात करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की। अब ऑब्वियस ही बात है, बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं भाई। बट अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो इनिशियली जो काम होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज, या रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, ये दोनों रिकॉर्डिंग का काम है। देखो रिकॉर्डिंग में क्या करते हो आप? रिकॉर्डिंग में जस्ट लिखते हो, लिखना ही होता है, और क्लासीफाइंग में क्या करते हो? उसी लिखे हुए का ग्रुप बना देते हो, ठीक है? तो बुक कीपिंग का नाम बुक कीपिंग क्यों पड़ा? कीपिंग का मतलब क्या होता है? रखना, और बुक का मतलब किताब। व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स दैट इज नोन एज बुक कीपिंग, सिंपल, ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का मतलब ही है उस सिस्टमेटिक ढंग से उसका हिसाब करना। बुक कीपिंग हिसाब नहीं कर रही, बुक कीपिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन को लिख के रख रही है, अकाउंटिंग उसी लिखे हुए का हिसाब कर रही है। इसीलिए बुक कीपिंग अगर पढ़े तो बुक कीपिंग आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मेजर इट, रिकॉर्ड द मेजरिंग ट्रांजैक्शन एंड क्लासीफाइंग इनटू लेजर।
जबकि हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग उसको समराइज करता है, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, और उस रिजल्ट को कम्युनिकेट भी करेगा इंटरेस्टेड पार्टीज को। तो अकाउंटिंग का काम बड़ा टेक्निकल है, अगर उसने कोई भी गलती की तो सब खराब हो जाएगा। बुक कीपिंग सिर्फ देख के लिखना, आप बिल्स को उठा के बस एक बुक पे उतारना है, ठीक है। इसीलिए जो बुक कीपिंग है दैट कैन बी डन बाय जूनियर स्टाफ। हम बुक कीपिंग जो है वो जूनियर स्टाफ कर सकता है, क्योंकि उनको काम ही नहीं है, लिखना है। वो तो आप भी कर लोगे, मैं भी कर लूँगा, लिखने का मुश्किल है। अकाउंटिंग नहीं, आप हिसाब नहीं आप कर पाओगे, आपको कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आएगी, यार इससे क्या होगा, कौन कौन से डिसीजन इम्पैक्ट होंगे। तो अकाउंटिंग के लिए आपको सीनियर स्टाफ चाहिए, बुक कीपिंग कैन बी डन बाय द जूनियर स्टाफ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बुक कीपिंग इज डन बाय जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, ठीक है। और फिर वही बात है, बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज भी नहीं चाहिए। और फिर लास्ट पॉइंट पढ़ लो, इसके लिए आप लिखना है यार, लिखना पढ़ना आना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो यू डोंट गेट टू नो कि इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, और वो कंपनी डूब जाएगी भाई, मार डालोगे कंपनी को, सही है ना। तो अगर बात करें तो बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज, बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग नहीं हो सकती। हिसाब तो तभी करोगे, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन होगा तो आंसर निकलेगा, ठीक है। तो बुक कीपिंग डाटा प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग को, और अकाउंटिंग उसी डाटा को देख के अपना हिसाब करता है। तो बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। समझ आया? सही। बुक कीपिंग का काम है ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करना, जबकि अकाउंटिंग का काम है उसी रिकॉर्ड हुई ट्रांजैक्शन का अल्टीमेटली रिजल्ट निकालना। इसीलिए बुक कीपिंग एक रूटीन, एक तो पहली बात तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, ऑब्वियस ही बात है। और सेकंड ये रूटीन वर्क है, क्योंकि रोज़ जितनी ट्रांजैक्शन आएंगी आपको लिख के रखनी पड़ेगी इन अ क्रोनोलॉजिकल सिस्टम, पता है, इन अ सीक्वेंस। बट अकाउंट्स जो है वो सिर्फ रिजल्ट निकालता है, तो ये एनालिटिकल नेचर का होता है, इसको रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हिसाब महीने या साल में एक बार ही किए जाते हैं। सही, चलो समझ आया। तो बुक कीपिंग जस्ट फाइंडिंग द ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड इट, अकाउंटिंग फाइंडिंग द रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करेंगे इस चीज़ की, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं आपको बेसिकली एक डिफरेंस बताऊंगा जिससे आपको सारा ही समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। अकाउंटेंसी मीन नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, हैविंग द नॉलेज ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज अकाउंटेंसी। जब आपको कहीं से अकाउंट्स की नॉलेज मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। बट वेन वी पुट दैट नॉलेज इन टू एक्शन, जब उसी नॉलेज को या उसी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अकाउंट्स को बनाते हैं, करते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ वर्किंग, अकाउंटेंसी इज जस्ट द नॉलेज। अकाउंटेंसी प्रोवाइड लॉज, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग यूज दैट लॉज, ठीक है। अकाउंटेंसी एक बिगर फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो आप अकाउंटिंग को एक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करती है, और अकाउंटिंग उन्हीं के अंदर काम करता है। तो आपको इसको जस्ट इतना ही सिंपल समझना है, अकाउंटेंसी इज हैविंग द नॉलेज ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पुटिंग दैट नॉलेज इनटू एक्शन। आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो वो अकाउंटेंसी है, उसी नॉलेज से काम कर रहे हो अकाउंटिंग, सिंपल। चले अब अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं, मतलब मेजरली कैटेगरी की गई है कि अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। 1 इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 2nd इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड 3rd इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर कैटेगरी 3 है तो इन तीनों के काम भी अलग अलग होंगे, सही है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट जो आप पढ़ोगे, जो आप +1 +2 में पढ़ोगे, दैट इज मेजरली कह सकते हो 99% यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है टू प्रोवाइड द फाइनल रिजल्ट। इसको कोई टेंशन नहीं है कौन
पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दैट अकाउंटिंग इज नथिंग टू डू विद दैट, दे आर नॉट बोदरिंग विद दैट। जो इनका काम है, जो डाटा मिला है उसको सही ढंग से बनाना और उसका जो भी रिजल्ट है, प्रॉफिट लॉस जो भी बनता है वो बना के दे देना। दे विल नॉट आस्क कि ये पैसे खर्चे हैं तो क्यों खर्चे, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम ही है टू फाइंड द रिजल्ट्स। इसीलिए जर्नल क्लास, अब इसका काम ही शुरू हो किसी ट्रांजैक्शन को करने के बाद होता है। देखो ना, आपने एक लेस खरीदा 10 रुपये का, लेस खरीद लिया, खा लिया, खर्चा हो गया, पेपर फट गया, बिल दे दिया, बिल फटने के बाद उसको दिया और वो कहेगा ठीक है दे दो, एंड ही विल जस्ट, ही और शी वट एवर द अकाउंटेंट भी है ना, वो जस्ट बुक्स में रिकॉर्ड करेगा लेस 10 रुपये और उसको एक्सपेंस डालेगा, इनकम में से माइनस करेगा एंड बता देगा दिस इज़ योर प्रॉफिट, दिस इज़ लॉस, ख़त्म। उसका काम है सिर्फ ट्रांजैक्शन जो हुई है उनको सही ढंग से डालना, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पीछे काम करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कॉस्ट के साथ डील करना। उसका काम है कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो असर पहले पता करना इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, मेजरमेंट करना, इवेल्युएट करना और कोशिश करना कि खर्चे को कहाँ कहाँ से कम किया जा सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का इनका काम है वो चीज़ का ध्यान रखना कि खर्चा कम हो। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका पता होना चाहिए इतना खर्चा होगा, तो वो ये कौन बताएगा कि किस चीज़ को करने के लिए कितना खर्चा होगा, वो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी को बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले बजट भी तो पता होना चाहिए ना, कितने पैसे लगेंगे और कम से कम लगने चाहिए। भाई प्रॉफिट बचाना है कंपनी का, तो कौन बताएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो फील्ड है जहाँ से हमें कॉस्टिंग का पता लगता है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कितनी कॉस्टिंग लगेगी, क्योंकि ये उनकी सेटलमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, और इन्हीं का काम है कॉस्ट को मिनिमाइज करना भी, ठीक। और लास्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक्चुअल में इनका काम है टेक द फाइनेंशियल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स। ये वो डिपार्टमेंट है जो कि रिपोर्ट्स को देख के डिसीज़न लेता है कि जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट ने कह दिया इतने पैसे लगेंगे, तो आएंगे कहाँ से। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है पैसे कहाँ से आएंगे, उधार लेने हैं, जेब से लगाने हैं। दे विल एनालाइज जहाँ से सबसे कम रिस्क और सबसे कम खर्चा होगा, दे विल टेक मनी फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद कितने पैसे कहाँ पे एलोकेट करने हैं वो भी यही डिसाइड करते हैं कि किसको कितने मिलेंगे, ताकि कभी भी पैसे की बर्बादी ना हो। तो दे आर मैनेजिंग द फाइनेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंस को मैनेज करती है, वो उनका काम है। बिजनेस की क्लास जब लगेगी, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट 12th का पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसमें क्लैरिटी मिलेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ही यही होता है, जहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही ये होता है कि एक्वायर और यूटिलाइज, ठीक है। एक्वायर कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, और यूटिलाइज कैसे करने हैं ताकि मिनिमम वेस्टेज हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट फाइंड करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट की सेटलमेंट कॉस्ट की सेटलमेंट करती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक डिसीजंस रिलेटेड टू जनरेशन, पैसा आएगा कहाँ से, यूटिलाइजेशन खर्चेंगे कैसे, सो दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी कैन बी हैपन इन द कंपनी। समझ आए। अब रिकॉर्डिंग, अब पहले स्टेप की बात करें और रिकॉर्डिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग दो टाइप की होती है। मैंने पहले ही बोला था अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, जब हम उसको सिस्टम में करते हैं तो वो अकाउंट्स हो जाता है, अगर सिस्टम ना करो तो उसको देसी हिसाब कहते हैं, बस उसको दो नाम दे दिए हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इम्पैक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉपकीपर के पास गए और आपने कहा अंकल मेरे को लेस दे दो, तो आपने अंकल से लेस खरीदा। आपके और अंकल के बीच में कितनी ट्रांजैक्शन हुई, 1 2 3 4, 2 4। कैसे, ये देखो, आपने अंकल को क्या दिया 10 रुपये और अंकल ने आपको क्या दिया 10 रुपये का लेस। तो 10 रुपये गए और लेस आया, तो आपकी कितनी ट्रांजैक्शन हुई 2,
और अंकल की बुक में कितनी ट्रांजैक्शन हुई, 10 रुपये आए और लेस गया, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, 2। तो मतलब टोटल कितनी होगी, 4। बट अपनी अपनी बुक्स में कितनी होगी, 2। तो मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 इम्पैक्ट। मैथ्स में हम उसको कहते थे प्लस और माइनस, और अकाउंट में हम उसको कह चुके हैं डेबिट एंड क्रेडिट। दैट्स वाई डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, बिकॉज हर ट्रांजेक्शन को दोनों वे से देखा जाता है। इफ़ यू आर पेइंग समथिंग देन यू आर गेटिंग समथिंग फॉर सेम अमाउंट, और इफ़ यू आर रिसीविंग समथिंग देन यू आर पेइंग समथिंग फॉर सिमिलर अमाउंट। तो हर ट्रांजेक्शन कंप्लीट तभी मानी जाती है जब उसको दोनों तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। बट जब हम करते हैं वी रिकॉर्ड ओनली वन साइड, है ना। 10 रुपये, मम्मी 50 की सब्जी आई, तो मम्मी क्या कहेगी, 50 रुपये खर्चा हो गया, पर ये कोई नहीं सोचता 50 की सब्जी भी आई थी। तो that is known as single entry system. Most of the small shopkeeper use that system, single entry system. बट अगर हम कंप्लीट सिस्टम की बात करें, जहाँ अकाउंट्स पढ़ने की बात करें, तो अकाउंट्स में हर जगह एक ही सिस्टम यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर, सही। अब एक क्वेश्चन तो मेरे को आता है कि यार 10 रुपये का 10 रुपये दिए, लेस 10 रुपये का मिल गया, मान गया, अंकल ने 10 रुपये लिए, पर अंकल ने तो लेस जो दिया था वो उसको थोड़ा 10 का पड़ा था, तो उनका 1 रुपये कहाँ गया, 1 रुपया प्रॉफिट है ना। तो डबल एंट्री कहता है कि सेम अमाउंट से हम 10 रुपये प्लस किए और सेम अमाउंट से हमने 10 माइनस किए, तो इम्पैक्ट क्या आएगा, 0। दैट्स वाई योर बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज इक्वल, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन की अमाउंट के कितने इम्पैक्ट होते हैं, 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और वो बैलेंस कर देता है। पर क्वेश्चन ये आता है फिर बैलेंस शीट बढ़ेगी कैसे अगर इम्पैक्ट 0 आएगा, ये आप सोचना, हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सोचो ना, अंकल ने 10 रुपये तो लिए, सॉरी कहाँ गया, अंकल ने 10 रुपये तो लिए, पर अंकल ने लेस जो दिया था उनको तो 9 रुपये का पड़ा होगा ना, तो वो 1 रुपये का बैलेंस कहाँ जाएगा, इससे तो हमारी बैलेंस शीट इक्वल ही नहीं आएगी, है ना। 1 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब दोनों ही पॉजिटिव है तो इक्वल कैसे होगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। चल, इतना समझ आया कि हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इम्पैक्ट होते हैं, 2, बिल्कुल। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्लास, एंड कोशिश की थी मैंने कि जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ा सकूं, और थोड़ी वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश की अपनी तरफ से जितना, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने में ये होता है कि हम पूरा 1 घंटा बिल्कुल अच्छे से डिटेल में लेक्चर लेते हैं, तो उसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है। ऑनलाइन में आप 1 घंटा बैठोगे नहीं, आप फटाफट स्किप कर दोगे, तो कोशिश की है कि फटाफट ख़त्म करूँ। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया होगा, आप कमेंट ज़रूर करना, बताना ज़रूर, और जो भी आपको दिक्कत परेशानी लगेगी मैं डेफिनेटली उस चीज़ को कंप्लीट करूँगा। एंड धीरे धीरे करके ऑफलाइन से ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑफलाइन तो पढ़ाते ही रहेंगे, ऑनलाइन आ रहे हैं। अगर दिक्कत परेशानी होगी तो ज़रूर हम बैठे हैं, कमेंट कीजिए, मैसेज कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, एंड विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आवर फर्स्ट क्लास, एंड होप सो हम आगे क्लासेस डालते रहें, एंड you are always in class and I am going to teach you in my class. Thank you very much. See you soon. Bye bye.